हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में मैंने तुम लोगों को 3 बेसिक टाइप बताए थे अकॉर्डिंग टू द हीट एक्सचेंज, ठीक है। जो हमने डिवीजन सब डिवीजन किया था, जो पहला सब डिवीजन था या क्लासिफिकेशन था, वो हमारा नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस के फॉर्म में था, ठीक है। जिसमें सबसे पहला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर था। और ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर होता है, जैसा मैंने बताया था कि इसमें फिजिकल मिक्सिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड होती है और उसके बाद हीट एक्सचेंज होता है। तो इसमें हीट ट्रांसफर एज वेल एज मास भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। कूलिंग टावर्स इसके एग्जाम्पल है। दूसरा तो मैं बताया था रीजनरेटर टाइप को स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स होती है, जिस मैट्रिक्स को पहले हॉट फ्लूइड से हीट करते हैं, उसके बाद वो मैट्रिक्स हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, हॉट फ्लूइड को स्टोर कर लेती है उसकी हीट को, और उसके बाद कोल्ड फ्लूइड हम लोग पास करते हैं उससे, और कोल्ड फ्लूइड हीट जो है गेन कर लेता है मैट्रिक्स से, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा था वो था रिकपरेटर्स जो हमारे पास जनरल लाइफ में यूज होते हैं। ज्यादातर केसेस में यही वाला जो हीट एक्सचेंजर है वो देखने को मिलता है, जो डायरेक्ट ट्रांसफर हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसफर हीट एक्सचेंजर क्या होता है कि इसमें एक फ्लूइड हमारा ऊपर रहता है, दूसरा फ्लूइड दूसरे पाइप में रहता है। एक हमारा मतलब दोनों जो फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड, ठीक है, ये दोनों आपस में एक वाल से सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये देखा था हमने 3 टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर अकॉर्डिंग टू द हीट एक्सचेंज प्रोसेस। उसके बाद हमने रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग देखा था पैरेलल फ्लो, जब दोनों फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। काउंटर फ्लो, जब एक फ्लूइड और दूसरा फ्लूइड अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। उसके बाद मैंने टेम्परेचर प्रोफाइल बताई कि तुम लोगों को किस तरीके से टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद एक क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट होता है, जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फ्लूइड का फ्लो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद जो अब थर्ड केस हमारा यहाँ थर्ड क्लासिफिकेशन जो है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंज सरफेस, ओके। तो मैकेनिकल डिजाइन कैसा है तुम्हारे हीट एक्सचेंजर का, बेसिकली मैकेनिकल बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो है सब डिविजन करने वाले हैं, ठीक। तो पहला जो है दैट इज द कंसेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ओके। सो व्हाट इज कंसेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को। एक पाइप है, ठीक है, उसके बाहर जो है ये दूसरी पाइप लगी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक हीट एक्सचेंजर, ओके। इफ यू वांट टू सी द डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर, तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ इसका जो रियल डायग्राम है, ठीक है। ये देख सकते हो इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। एक पाइप है, उसके बाहर जो है दूसरी पाइप है, ठीक है। ये इंडिया मार्ट पे अवेलेबल है, देख सकते हो, यहाँ से तुम खरीद सकते हो अगर तुम्हें चाहिए कंसेंट्रिक हीट एक्सचेंजर को, ठीक है। तो ये कंसेंट्रिक हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें एक पाइप होती है, उसके अंदर जो है दूसरी पाइप होती है, ठीक है। सो देयर विल बी 2 concentric pipes as you can see, ठीक है। each carrying one of the fluid, हर पाइप में एक एक फ्लूइड होगा, एक में हॉट फ्लूइड होगा, एक में कोल्ड फ्लूइड होगा। जो हीट एक्सचेंजर है ये पैरेलल हो सकता है या काउंटर फ्लो अरेंजमेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन कौन सा फ्लो यूज करने वाले। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टाइप है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल डिजाइन, दैट इज द सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में बाहर एक सेल होती है और उसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं लगे हुए, ठीक है। और जो एक फ्लूइड है हमारा, वो हमारा ट्यूब के अंदर फ्लो करता है और दूसरा फ्लूइड जो है वो सेल में फ्लो करता है, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेल है, ये सारे जो ये है हमारा ये सेल है, ये सेल का इनलेट है, ठीक है, और ये सेल का आउटलेट है एज यू कैन सी, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ पे ये ट्यूब्स है, ये जो दिख रही है, अभी मैं इसका तुम्हें फिजिकल डायग्राम दिखा दूंगा, उसमें ट्यूब्स दिख जाएंगे तुम्हें। तो ये ट्यूब्स है, ठीक है, यहाँ से जो फ्लूइड इंटर कर रहा है वो ट्यूब्स में जा रहा है, ठीक है। ये सेल के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, सेल में जो फ्लूइड है वो अलग है और ट्यूब में जो फ्लूइड है वो अलग है। ट्यूब से यहाँ से जा रहा है, ट्यूब यहाँ पे इनलेट है,
इन पाइप से होकर के गुजर रहा है, इन पाइप से होकर के गुजर रहा है जैसे देख सकते हो, और यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ये ट्यूब का आउटलेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो, बैफल्स लगे, ठीक है। बैफल्स जो लगे हैं, बैफल्स का काम क्या होता है, बैफल्स के दो काम होते हैं, एक तो ये हीट ट्रांसफर एरिया को बढ़ाता है, दूसरा ये सपोर्ट करता है ये जो ट्यूब्स है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे ये नट बोल्ट दिख रहा होगा तुम्हें, ये नट बोल्ट है, इससे हम, ये नट बोल्ट हो सकता है किसी किसी हीट एक्सचेंजर में एक ही साइड होते हैं, किसी किसी में दोनों साइड होते हैं, ठीक है। तो ये जो रेयर एंड हेडर है और ये फ्रंट एंड हेडर है, इसको तुम खोल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर कभी यहाँ पे डर्ट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको तुम क्लीन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं तुम्हें फिजिकल डायग्राम दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वाला जो हीट एक्सचेंजर है वो हमारा दिखता है, ठीक है। As you can see in this diagram, ये कुछ इस तरीके से अगर खोलोगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से पाइप्स दिखती हैं, ठीक है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से तुम्हें जो है वो हीट एक्सचेंजर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अगर इसका जो हेड है इसको खोलते हो तो इसके अंदर देखो बहुत सारी पाइप्स लगी हुई है, ठीक है। और ये सेल है, तो एक फ्लूइड जो है वो सेल के थ्रू इंटर करेगा और सेल से लीव करेगा, दूसरा जो फ्लूइड है वो इन पाइप्स में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर हो गया। सेल एंड ट्यूब टाइप, ठीक है। इसमें अब देखो, इसमें सिंगल पास भी हो सकता है, डबल पास हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू द आवर रिक्वायरमेंट वी कैन मेक द हीट एक्सचेंजर आइदर इट इज मल्टीपल सेल और मल्टीपल ट्यूब पासेस, ठीक है। तो इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो इस तरीके का भी हीट एक्सचेंजर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारे जो हीट एक्सचेंजर थे ये अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल डिजाइन थे। ज्यादातर जो हीट एक्सचेंजर तुम्हें मिलेंगे वो कंसेंट्रिक और सेल एंड ट्यूब मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो लास्ट डिवीजन है या लास्ट क्लासिफिकेशन जो है हीट एक्सचेंजर का, वो है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ एक्सचेंजिंग फ्लूइड, ठीक है। अब जो हीट एक्सचेंजर है, ज्यादातर केस में हीट एक्सचेंजर को तीन तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक तो खाली हम लोग कूलिंग के लिए यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर को, या तो हम कूलिंग के लिए यूज कर रहे होंगे, या तो हम हीटिंग के लिए यूज कर रहे होंगे, ठीक है। या तो हम हीटिंग के लिए यूज करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं, या तो हम इसको कंडेंसेशन के लिए यूज करते हैं कई बार, ठीक है, कंडेंसेशन के लिए यूज करते हैं, या फिर एवोपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चार एप्लीकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द हीट फिजिकल स्टेट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो चार एप्लीकेशन है, ठीक है, वो है हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कंडेंसर, मान लो, ठीक है। तो कंडेंसर और एवोपरेटर, ठीक है, अलग अलग। देखो हीट एक्सचेंजर जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर में पीछे लगा होता है रेफ्रिजरेटर के, दैट इज द कंडेंसर, और जो फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर होता है दैट इज द एवोपरेटर, ओके। सो अगर कंडेंसर की बात करें तो कंडेंसर इज ऑल्सो अ हीट एक्सचेंजर एज वेल एज एवोपरेटर इज ऑल्सो हीट एक्सचेंजर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? द डिफरेंस इज अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस हीट एक्सचेंजर। जो हीट एक्सचेंजर है उसमें जो फिजिकल स्टेट है फ्लूइड का
वो क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कंडेंसर की बात करें तो कंडेंसर का काम क्या होता है, लिक्विड को कंडेंस करना, ठीक है। तो जो कंडेंसर होगा, कंडेंसर में बेसिकली जो हॉट फ्लूइड रहता है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द हीट एक्सचेंजर, क्योंकि ओनली लेटेंट हीट ट्रांसफर होती है, क्योंकि जो हॉट फ्लूइड होता है उसका क्या होता है, फेज चेंज होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मान लो कि ये एक कंडेंसर है, अगर ये बोलूं कि मैं ये कंडेंसर है, दिस इज अ कंडेंसर, ठीक है। तो इस कंडेंसर में क्या होगा, ठीक है, इस कंडेंसर में अगर मैं यहाँ पे वाटर से कूलिंग कर रहा हूँ मान लो, तो वाटर का मान लो मैं इनिशियल टेम्परेचर बोल देता हूँ TCI, जिस वाटर से मैं कूलिंग कर रहा हूँ, और वाटर जो कूलिंग करने के बाद बाहर आ रहा है उसका टेम्परेचर थोड़ा हीट हो जाएगा, तो TC नॉट बोल देता हूँ। TC नॉट इज द वाटर दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस कंडेंसर, ओके। एंड जो फ्लूइड कंडेंस कर रहे होंगे हम, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, लेट मी कॉल द टेम्परेचर ऑफ दैट फ्लूइड टू बी TH, H फॉर हॉट फ्लूइड, जो भी हॉट फ्लूइड होगा। तो ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये हीट एक्सचेंज का प्रोसेस, ये एक्चुअली फेज चेंज का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो TH यहाँ पे अगर टेम्परेचर है तो यहाँ पे भी निकलेगा, तो जो टेम्परेचर होगा वो TH होगा। यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, ये यहाँ पे तुम्हारे पास जाएगा गैसियस फॉर्म में इंटर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे किस फॉर्म में लीव करेगा, ये लिक्विड फॉर्म में लीव करेगा, ओके। So this is basically the heat exchange process. In that heat exchange process, the temperature will remain constant. The temperature of the water is increasing. Okay, that is used basically for cooling in this condenser. Okay, तो अगर इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम। देखो TCI जो हो गया, इनिशियल टेम्परेचर हो गया तुम्हारे वाटर का जो तुम कूलिंग के लिए यूज कर रहे हो, बाहर जो वाटर निकल रहा है वो TC नॉट पे निकल रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास हॉट फ्लूइड है उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। सो द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर कंडेंसर विल बी लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से जो डायग्राम है इसका कंडेंसर का हम जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एवोपरेटर। एवोपरेटर में जस्ट इसका अपोजिट होगा। एवोपरेटर में क्या होता है कि एवोपरेटर में कोल्ड फ्लूइड हमारा एंटर करता है, ठीक है। एवोपरेटर में क्या होता है, एवोपरेटर की अगर मैं बात करूं तो देखो, एवोपरेटर में यहाँ से एक कोल्ड फ्लूइड इंटर करेगा। एवोपरेटर का काम होता है एवोपरेट करना, ठीक है, किसको, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, ठीक है, या गैसेस स्टेट में करना। तो यहाँ से लिक्विड इंटर करेगा TC टेम्परेचर पे, और यहाँ से लीव करेगी TC टेम्परेचर पे गैस, ठीक है, या वेपर। तो ये जो है हमारा ये एवोपरेटर है, अगर तो TC कांस्टेंट रहेगा इस केस में, ठीक है। लेकिन जो वाटर हम यूज करेंगे या कुछ भी हम यूज करेंगे, जो भी यहाँ पे इसके जो हीट है वो लेगा, ठीक है। तो कोई भी एक फ्लूइड होगा, वाटर होगा या कुछ भी होगा, ये हॉट फ्लूइड होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हॉट फ्लूइड होगा जो कि इसकी हीट क्या है, अपनी हीट को किसको दे देगा, ये अपनी हीट को, ये जो लिक्विड हमारा यहाँ पे है उसको दे देगा, और ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हॉट वाटर मान लो इनिशियली THI से एंटर कर रहा है, ठीक है, और आउट करेगा TH नॉट से, तो THI विल बी हायर देन TH नॉट। So for the evaporator, the temperature distribution diagram will be like this. THI will be the inlet temperature of the hot fluid, TH naught is the outlet temperature of hot fluid, and TC will be the temperature that will be constant. This is the temperature of a liquid. Okay, तो ये हमारा लिक्विड का टेम्परेचर है जो कि हमारे एवोपरेटर में यूज हो रहा है। तो इस तरीके से जो डायग्राम है इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो तुम बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर हो गए, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया हीट एक्सचेंजर का। तो ये क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया है। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? यस सर, आगे समझ में। ठीक है, क्लासिफिकेशन आ गया समझ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। तो जो अब हमारा हीट एक्सचेंजर है, इसमें है एनालिसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर की जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से, देखो हीट एक्सचेंजर होगा कोई भी तो इस तरीके से होता है, ठीक है।
जो उसमें हीट एक्सचेंज का प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये एक हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, जिसमें इधर की साइड में ये देख सकते हो कोल्ड फ्लूइड है यहाँ पे, और यहाँ पे हॉट फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे हॉट फ्लूइड है और यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड है। एंड हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड आर सेपरेटेड बाय अ ट्यूब वाल्व। दिस इज द ट्यूब वाल्व, दिस इज द ट्यूब वाल्व, ठीक है, दिस इज द ट्यूब वाल्व। So as you can see, the hot fluid and cold fluid are separated by tube wall. So how heat exchange occur between the hot fluid and the cold fluid? जो heat transfer का process है वो किस तरीके से होता है, देखो, जो hot fluid के अंदर heat transfer हो रहा होगा वो convection के थ्रू हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे वाल और जो यहाँ पे फ्लूइड होगा इसके बीच जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा होगा, या वाल से जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, मतलब यहाँ से जो हॉट फ्लूइड है उसका जो हमारा हीट है, उसकी जो हीट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द कोल्ड फ्लूइड बाय दिस वाल, एंड दिस heat is transferred to the conduction. Okay, so in the wall there is a conduction. Okay, then again in the cold fluid there will be convection. दो जो फ्लूइड यहाँ पे हीट हो गया इस वाल से टच होकर के, जो हीट हो गया कंडक्शन के थ्रू, वही फ्लूइड क्या होगा कि बाद में मूव करेगा इसमें, ठीक है, इस कोल्ड फ्लूइड में, और अदर जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं उनको वो अपनी एनर्जी या हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ट्यूब है उसके अंदर तो कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी ट्यूब वाल के अंदर क्या है, कंडक्शन हो रहा है, और जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है उसमें हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। तो इस तरीके से होता है हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो जो गवर्निंग पैरामीटर्स होते हैं जनरली, ठीक है, हीट एक्सचेंजर में, वो हमारा पहला होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, एक तो ये निकालते हैं, दूसरा हम निकालते हैं हीट ट्रांसफर एरिया क्या है उस हीट एक्सचेंजर का, और इनलेट और आउटलेट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि तुम्हारा हीट एक्सचेंजर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, वो सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर की बात करें, मान लो ये कोई हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे पाइप है लगा हुआ, ठीक है, और ये हमारे पास सेल है एक तरीके से, ठीक है, ये सेल देख सकते हो, ये सेल की तरह है, ठीक है, ये सेल की तरह दिख रहा है तुम्हें, और ये पाइप लगा हुआ है। तो पाइप में कोल्ड फ्लूइड यहाँ पे पाइप में फ्लो कर रहा है, एज यू कैन सी द कोल्ड फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द पाइप, ठीक है, एंड इन द सेल द हॉट फ्लूइड इज एंटरिंग फ्रॉम हियर एंड हॉट फ्लूइड इज लीविंग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि कोल्ड फ्लूइड जो इनिशियली एंटर कर रहा है उसका मास mc है, ठीक है, एंड द टेम्परेचर इज tc, ओके, tc in, the temperature is tc in, अगर मैं बोलूं mc is the mass of the cold fluid that is entering and temperature is tc in and the mass leaving will be same, mass तो सेम ही होगा, m dot c ही होगा, ठीक है, and the temperature of the cold fluid that is coming out will tc out, ठीक है। तो ये अगर tc out बोलूं, इसी तरीके से अगर मैं इसमें जो हॉट फ्लूइड एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर th in ले लूं, ठीक है, और मास ले लूं mh, m dot h, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो मैं ले लूं th आउट, ठीक है, जो हमारा हॉट फ्लूइड आउट जा रहा है। तो हीट एक्सचेंज जो होता है, जो हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड विल मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस बाय द हॉट फ्लूइड, ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे वैलिड रहेगी क्या, कि जो हीट गेन होगा, हीट गेन जो भी करेगा कौन, कोल्ड फ्लूइड जो भी हीट गेन करेगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस, ठीक है, हीट लॉस के बराबर होना चाहिए। तो हीट गेन क्या होगा, अब हीट गेन अगर मैं कहूँ तुम्हें इसमें निकालना है तो निकाल सकते हो भाई, हीट गेन कितना होगा, तो हीट गेन कितना होगा, हीट पिक्ड बाय द कोल्ड फ्लूइड विल बी गिवन बाय दिस Q इज इक्वल टू QC, ठीक है। तो हीट गेन जो होगा वो कितना होगा, Q मान लें अगर, या QC बोल दे से, तो QC जो होगा दैट विल बी MC, ठीक है, CP जो होगा उसका CPC दैट मींस द CP ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, ठीक है, और जो हमारा डिफरेंस इन द टेम्परेचर हो गया, मान लो कि अगर इनिशियल टेम्परेचर जो भी हमने यहाँ पे माना था, ठीक है, यहाँ पे हमने माना हुआ था जो फाइनल टेम्परेचर है कोल्ड फ्लूइड का माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो हमारा होगा कोल्ड फ्लूइड का। सो द फाइनल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड वी हैव टेकन एज TC आउट, सो दिस विल बी TC आउट minus TC in, okay, so this will be the heat that is gained by the cold fluid. Similarly you can find out the heat lost by the hot fluid, ठीक है, that will be QH, ठीक है, ये होगा m dot h CPH, ठीक है, TH in इनिशियल क्योंकि ये टेम्परेचर ज्यादा होगा, माइनस TH out. So by this way you can find out the heat gained by the cold fluid
एंड हीट लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड एंड बोथ विल बी इक्वल, क्योंकि हीट और कहीं जा नहीं रही है, जनरली हम इसको मान के चल रहे हैं कि एडियाबेटिक वाल है और हीट लॉस नहीं हो रहा है कोई, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट जो जनरल कंडीशन है वो यही कहती है। तो इसलिए जो Q की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, Q विल बी दिस, ठीक है, बोथ Q विल बी सेम, ठीक है, एंड द टोटल हीट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ overall heat transfer coefficient in the heat exchanger is given by Q is equal to UA theta M. Okay, this is the total heat transfer rate in the heat exchanger, that is given by UA theta M. Okay, where theta M is the mean temperature. इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ये मीन टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वेयर व्हाट इज U, U इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन टू फ्लूइड, ठीक है, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये भी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हीट एक्सचेंजर के लिए कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो गवर्निंग इक्वेशन होती है हीट एक्सचेंजर के लिए वो कुछ इस तरीके से होती है। नाउ वी विल डिस्कस द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द हीट एक्सचेंजर। ओके, तो व्हाट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ऑलरेडी हम तुम लोग पढ़ चुके हैं। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो हमारा प्लेट के लिए है, ठीक है, ये तुम्हें ऑलरेडी बताया जा चुका है प्लेट के लिए, ठीक है। अब हम लोग वही सेम यहाँ पे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वही वाला सेम है, ठीक है, जो हमने वहां पढ़ा था ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। सो व्हाट इज द हीट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, द हीट एक्सचेंजर, a heat exchanger is essentially a device which transfers in which the energy is transferred from one fluid to the another fluid across the good conducting solid path, ठीक है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। और जो Q की वैल्यू है वो हमें पता है कि जो Q होता है जनरली, Q क्या होता है, दिस इज डेल्टा T डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, ओके, ओवर दिस डेल्टा T, जो भी डेल्टा T ले रहे हैं उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो Q will be delta T divided by the total resistance, okay, and Q, you also know that Q is also given by UA delta T, जो U की डेफिनेशन है वो ही हमने इस तरीके से दी हुई कि Q is given by UA delta T, okay, so what will be the UA, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे then this UA become 1 upon RT, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो U will become what 1 upon summation of the total resistance. So this is the overall heat transfer coefficient, okay, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे 1 और 2 को अगर कंपेयर करते हो तो तुम्हें ये 1 अपॉन RT मिलता है, ठीक है, सॉरी UA की वैल्यू 1 अपॉन RT मिलेगी, ना कि U की, ठीक है, UA की एरिया भी है यहाँ पे, ठीक। तो अब हमारा प्लेन वाल हो सकता है, दो तरह के केस हो सकते हैं, या तो प्लेन वाल हो सकता है या तो फिर सिलेंड्रिकल वाल हो सकती है, ठीक है। तो दोनों के केस में जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो क्या होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लेन वाल की बात करूं तो अगर प्लेन वाल में मैं बोलूं कि यहाँ का टेम्परेचर TA है, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर TB है, ठीक है, और जो वाल का सरफेस का टेम्परेचर है दैट इज दिस इज TA इज द एम्बिएंट टेम्परेचर, ओके, एंड TI इज द this surface temperature, T0 is the surface temperature of this point, ठीक है, of this wall, ठीक है, and HI is the heat transfer coefficient in this side and H0 is the heat transfer coefficient in this side, ठीक है, outside, ठीक है, and if Q is the amount of heat that is being transferred through this wall, ठीक है, then अगर मैं कहूँ इसका थर्मल सर्किट बनाओ, ठीक है, तो इसका जो सर्किट है वो तुम बना सकते हो। TA is the ambient temperature, इसके बीच एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन AIHI, ठीक है, उसके बाद TI आएगा, ठीक है, ये टेम्परेचर आ गया TI, ठीक है, और फिर TI से T0 के बीच में एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू होगी डेल्टा अपॉन KA, ठीक है, फिर T0 से TB के करस्पॉन्डिंग एक हमारा क्या होगा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन A0 इंटू H0, वेयर A0 इज द एरिया ऑफ आउटसाइड सरफेस, ओके। जनरली प्लेन वाल के केस में ये दोनों सेम ही होते हैं, AI और A0 दोनों सेम होते हैं अगर ये प्लेन वाल है, क्योंकि ये एरिया तो सेम ही रहेगा। अगर प्लेन वाल है तो किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो इसके पीछे एरिया होगा ये वाला, ठीक है, तो ये एरिया तो जनरली सेम ही रहेगा अगर प्लेन वाल है तो। दिस इज एरिया इज ऑलवेज टेकन विच इज परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया आता है वही हम लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। कहीं पे भी यहाँ पे हीट ट्रांसफर में तो हम एरिया लेंगे वो ही लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा प्लेन वाल का केस हो गया, लेकिन अगर सिलिंड्रिकल वाल है तो किस तरीके से होगा, अगर लेट अस अज्यूम द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द सिलिंड्रिकल वाल, द एम्बिएंट टेम्परेचर इनसाइड द सिलिंड्रिकल वाल इज TA, ठीक है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ इनसाइड वाल इज TI, ठीक है,
द आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ योर आउटसाइड वाल सिलेंड्रिकल वाल इज टी नॉट, ठीक है, आउटसाइड टेम्परेचर जो है सरफेस का वो टी नॉट है, ठीक है। एंड इफ वी एज्यूम द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विच इज आउटसाइड is dB, ठीक है, then we can also draw the electrical thermal circuit of this particular cylindrical valve, ठीक है। इस cylindrical valve के लिए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, हमेशा जो एरिया लेते हैं that area is taken which is perpendicular to this cube, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसके लिए तो सबसे पहले आएगा TA, देखो यहाँ पे TA है तो सबसे पहले आया TA, और यहाँ पे TI तो यहाँ पे आ गया TI। इन दोनों के बीच क्या होगा, एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1/AIHI, ठीक है। उसके बाद TI और T0 के बीच में एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू होगी 1/2πKL ln R0/RI, ये तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। सिलिंड्रिकल वाल के लिए जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है। फिर उसके बाद T0 और TV के बीच में एक हमारा दोबारा से कंडक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 1/A0H0। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे, अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो प्लेट का केस था उसमें तो AI और A0 बराबर थे, लेकिन यहाँ पे AI और A0 अलग अलग हो गए, क्योंकि AI तो ये वाला एरिया होगा जो इनसाइड का है, ठीक है, और A0 ये आउटसाइड का एरिया होगा। क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है तो इसलिए AI और A0 अलग अलग होंगे इन केस ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो सिलेंडर के केस में अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या रेजिस्टेंस लग रहा है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, वाल कंडक्टेंस हो गया, दिस इज फॉर द वाल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे UA की वैल्यू की बात करूं तो UA क्या होता है, 1 टोटल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो UA को क्या लिख सकते हो, 1 टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस प्लस द कंडक्टिव रेजिस्टेंस प्लस अगेन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, दिस इज फॉर द प्लेन वाल, ठीक है। प्लेन वाल के लिए UA की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि जो प्लेन वाल है उसके केस में जो एरिया है, जैसा मैंने बताया, AI की वैल्यू क्या होगी, A0 के बराबर होगी। तो प्लेन वाल तुम्हारा देखो इस तरीके का होता है, इस तरीके का प्लेन वाल होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है प्लेन वाल, जैसा तुम सबको पता है, ऐसा कुछ, ठीक है। हीट यहाँ से ट्रांसफर करती है तो ये एरिया तो सेम ही रहेगा, चाहे इधर का ले लें चाहे इसके पीछे का यहाँ का ले लो, ठीक है, तो ये तो सेम ही रहेगा। सो दिस AI विल बी इक्वल टू A0, ओके। इन केस ऑफ द प्लेन वाल, सो U विल बी 1/HI delta by K 1/H0, this will be the overall heat transfer coefficient for the plane wall। तो अगर प्लेन वाल है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब अगर सिलिंड्रिकल वाल है तो उस केस में क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसके लिए भी अगर सिलिंड्रिकल वाल के लिए भी UI/AI लिखते हैं तो U into A किसके बराबर था, 1/summation of the total resistance। तो यहाँ पे लिख दो 1/total resistance। सो सिलेंडर के केस में 1/AIHI plus conductive resistance plus again the convective resistance which is outside the cylinder, okay। So in that case you must understand that this AI and A0 will be different in this case, okay, because the area will be different, this is of inside area and this is the outside area of the cylinder and both are different। तो अगर RI मान लेते हैं कि RI है, अगर रेडियस inside radius of the cylinder is RI, then AI will be 2πRI into L and A0 will be 2πR0 into L, where R0 is the outside radius of the cylinder, okay। So अब U को लिखना चाहते हैं हम U को, तो U को क्या लिखेंगे, U के केस में हम क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ से हट जाएगा, so U will become this 1/HI RI ln R0/RI by K plus RI R0/H0, okay। So this will be the value of the UI for the cylinder, okay। तो सिलेंडर के केस में इस तरीके से निकालना है तुम लोगों को जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है उसको, ठीक है। अब इसी में कई केसेस हो सकते हैं, जैसे अगर हम ये बोले कि रेजिस्टेंस ड्यू टू मटेरियल को नेग्लेक्ट कर दें, मटेरियल मतलब कंडक्टिव रेजिस्टेंस को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो दो ही आएंगे, 1/HI और ये आ जाएगा RI/R0 डिवाइडेड बाय H0, ओके। So this will be the resistance or overall heat transfer coefficient if the resistance due to material is neglected, okay। If the wall thickness is very small, then RI will be equal to R0। जब अगर wall thickness बहुत, अगर पतला सिलेंडर है कोई, तो उस केस में जो इनसाइड रेडियस है
और जो आउटसाइड रेडियस है, दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, नियरली बराबर हो जाएंगे। तो तुम्हारा यहाँ पे कंडक्टिव रेजिस्टेंस वाली टर्म ही नहीं आएगी, 1/hi प्लस 1/h0 आएगा। दैट केस द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल बी hi प्लस hi प्लस h0। ओके, सिमिलरली फॉर द आउटर सरफेस भी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओके, अब जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर हीट एक्सचेंजर्स। एज यू कैन सी वाटर टू वाटर 850 to 1700, वाटर टू ऑयल 100 to 350 होती है, ठीक है। सो ये कुछ टेबल है यहाँ पे जिसमें हमारे पास जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हम निकालेंगे कैसे, और इसके लिए तुम्हें दो इक्वेशन याद रहनी चाहिए। एक तो तुम्हारा UA डेल्टा टी, Q इजिकल टू क्या होता है, UA डेल्टा टी होता है, ठीक है, और Q इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा टी divided by summation of RT. In comparing these two equations, you can find out U as 1/RT. Okay, so ये था हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये आ गया सबको समझ में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ये समझ आ गया? यस सर, आ गया समझ में। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अगर हम निकाल लें तो अभी आगे देखो जो एक्चुअली मीन टेम्परेचर है इसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। मीन टेम्परेचर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर अगर देखोगे हीट एक्सचेंजर में तो कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। देखो जो मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे यहाँ पे देखोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए मीन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर निकालने के लिए हीट एक्सचेंजर में। अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज है, टर्म है, दैट इज कॉल्ड द फॉलिंग फैक्टर, ठीक है। अब फॉलिंग फैक्टर क्या होता है, देखो फॉलिंग फैक्टर क्या होता है कि कोई भी हीट एक्सचेंजर हो तो कुछ समय के बाद उसके अंदर जो है वो क्या होता है कि कुछ डर्ट पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल वहां पे या एस या स्मोक या स्केल कुछ भी यहाँ वहां पे जम जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो हीट एक्सचेंजर है वो हमारा सही तरीके से काम नहीं करता, या उसकी जो इफिशियंसी है या इफेक्टिवनेस है वो हमारी कम हो जाती है हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो फॉलिंग फैक्टर से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा हीट एक्सचेंजर है वो कितना उसमें इम्प्योरिटीज जम चुकी है, ठीक है, या उसको इम्प्योरिटीज को क्लीन करने की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें फॉलिंग फैक्टर जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन हमने अभी देखी है, ठीक है, वो सारी इक्वेशन वैलिड है ओनली फॉर द क्लीन हीट एक्सचेंजर, ठीक है। लेकिन कभी भी जब तुम ऑपरेट करोगे हीट एक्सचेंजर को तो उसकी जो सरफेस है उसमें कुछ ना कुछ आ ही जाता है, ठीक है। So equation that we have discussed is only valid for clean and uncorroded surface, ठीक है। However, during normal operation, the tube surface get covered by deposit of ash, soot, smoke, dirt, scale, etc. This phenomenon of rust formation and deposition of the fluid impurities is called falling, ठीक है। तो सबसे पहले तो falling समझ लो, falling का मतलब dirt formation हो गया, सीधा सीधा जो हीट एक्सचेंजर की ट्यूब है उसके ऊपर जो dirt जमा हो रही है उसको falling, ठीक है। The surface deposit increases the thermal resistance with corresponding drop in the performance of heat exchanger equipment, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी वजह से थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा भाई, कोई भी चीज है उसके ऊपर अगर कोई चीज डिपोजिट हो गई, ठीक है, तो उस क्या करेगा वो उसकी थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ा देगा तो हीट ट्रांसफर घट जाएगा ऑटोमेटिकली, तो हीट ट्रांसफर घट जाएगा, इसका मतलब जो परफॉर्मेंस है तुम्हारे हीट एक्सचेंजर की वो घट जाएगी, क्योंकि हीट एक्सचेंजर का काम ही क्या है, हीट ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाएगा। सिंस द थिकनेस एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्केल डिपोजिट आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। अब देखो चूंकि थिकनेस नहीं बता सकते कभी भी स्केल का जो वहां पे जमा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए द इफेक्ट ऑफ स्केल एंड हीट फ्लो इज कंसीडर्ड बाय स्पेसिफाइंग इक्विवेलेंट स्केल
हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इक्विवेलेंट स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एक मान लेते हैं, और इसके थ्रू हम लोग क्योंकि थिकनेस नहीं बता सकते कितना मोटा जमा है, ये तो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इक्विवेलेंट स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के थ्रू हम लोग जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं एचएस, ठीक है। If HSI and HS0 denote the heat transfer coefficient of scale form on inside and outside surface respectively, अगर कोई भी हीट एक्सचेंजर में इनसाइड और आउटसाइड सरफेस दोनों में अगर स्केल जम रही है, ठीक है, तो उस स्केल के लिए मान लो कि HI जो है वो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनसाइड के लिए है, और HS0 जो है वो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आउटसाइड के लिए, देन द थर्मल रेजिस्टेंस जो इस स्केल फॉर्मेशन की वजह से आ जाएगा वो हमारा RSI जो इंटरनल सरफेस पे जो थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा, दिस विल बी 1/AI/HSI, ठीक है। सिमिलरली जो आउटर सरफेस होगा, ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा दैट विल बी 1/A0/HS0, ठीक है। So this will be the resistance that will be introduced due to scale formation on outer surface. Okay. So with inclusion of these resistance and in inner and outer surface, जो टोटल हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ जाएंगे, स्केल जो फॉर्मेशन हुआ है इनसाइड और आउटसाइड में, इसकी वजह से जो थर्मल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो देख सकते हो ये तो पहले से ही था, ये था ही, ठीक है। तो अब इनसाइड में एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गई 1/AI/HSI, ठीक है, और ये तो था ही कंडक्टिव वाला, ठीक है। आउटसाइड में भी एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई 1/A0/HS0, ठीक है, ये पहले से था। तो देख सकते हो ये जो दोनों टर्म है, ये और ये वाले टर्म, ये दो टर्म हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। किसकी वजह से? स्केल फॉर्मेशन की वजह से। तो इसीलिए यूआई भी चेंज हो जाएगा भाई, यूआई क्या हो जाएगा? एरिया हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यूआई की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि जो हमारा यूआई है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो इनर सरफेस में होगा वो भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जो आउटर सरफेस का जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो भी चेंज हो जाएगा अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो जनरली जो फॉलिंग फैक्टर होता है उसको हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखो एक हमने अब यहाँ पे जो ये डर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, इसके जो रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए या उसको हम कंपेयर करने के लिए क्लीन और डर्टी के जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉलिंग फैक्टर क्या होता है? तो फॉलिंग फैक्टर क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज फॉलिंग फैक्टर। जो हमने HS माना, ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज द 1/HS इज कॉल्ड द फॉलिंग फैक्टर। इसको हम फॉलिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। It can be determined experimentally by testing heat exchanger in both clean and dirty condition, ठीक है। तो क्लीन कंडीशन और डर्टी कंडीशन में अगर हम क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे और टेस्ट करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट दिस RF, ठीक है। तो RF कैसे फाइंड आउट करते हैं कि पहले क्लीन कंडीशन में टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो क्लीन कंडीशन में टेस्ट किया तो U क्लीन हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद डर्टी कंडीशन में हमने टेस्ट कर लिया तो U डर्टी हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर डर्टी के केस में कितना था। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना आया होगा? एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आया होगा 1/U डर्टी माइनस 1/U क्लीन, ठीक है। तो ये आया होगा क्योंकि U क्या था? 1/RT था। अगर याद करो तो U क्या था? 1/RT था। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? द थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो 1/U डर्टी इज बेसिकली डिनोटिंग द रेजिस्टेंस, ओके, दैट इज कमिंग in dirty condition, and 1/U clean is the resistance that is coming in the clean condition. So the difference of that will introduce this falling factor. So 1/U dirty minus 1/U clean will give you the extra resistance that is coming due to the scale formation, ठीक है। So values of the falling factor for different condition are given in table. So basically जो फॉलिंग फैक्टर है, कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें यहाँ से फॉलिंग फैक्टर मिल जाता है, जो तुम्हारी डेटा बुक आती है उसमें फॉलिंग फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। सी वाटर के लिए जो फॉलिंग फैक्टर है वो इस तरीके से है, यहाँ पे देख सकते हो। एक्चुअली जो फॉलिंग फैक्टर है मीटर स्क्वायर केल्विन पर वाट, ओके, द यूनिट इज मीटर स्क्वायर केल्विन पर वाट, ठीक है। ये 1/ रेजिस्टेंस है बेसिकली, ये क्या है? 1/ रेजिस्टेंस की यूनिट है अगर देखोगे तो, ठीक है। तो ये फॉलिंग फैक्टर हो गया हमारे पास अलग अलग केसेस के लिए। ट्रीटेड बॉयलर के लिए, फ्यूल ऑयल के लिए 0.009 है, इंडस्ट्रियल ऑयल के लिए 0.004 है, रेफ्रिजरेटिंग ऑयल के लिए ये है, स्टीम के लिए ये है, ठीक है। सो दीज आर द फॉलिंग फैक्टर, ओके। सो हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस जो है हमारी खराब हो जाती है ड्यू टू डस्ट एंड स्केल फॉर्मेशन, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ जाता है, और इसी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को हम लोग फॉलिंग बोलते हैं। और
इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए फॉलिंग फैक्टर का यूज होता है। फॉलिंग फैक्टर इज गिवन बाय 1 अपॉन U dirty minus 1 upon U clean, and that can be finded out by doing experiment of heat exchanger in clean condition and in dirty condition and finding out the value of U in both condition. Okay, so ये था हमारा ओवरऑल, सॉरी ये था हमारा फॉलिंग फैक्टर। ओके, सो फॉलिंग फैक्टर सबको समझ में आ गया। फॉलिंग फैक्टर क्या है? फॉलिंग फैक्टर आ गया समझ में? ठीक है, स्केल फॉर्मेशन की वजह से ये आ रहा है। ठीक है, स्केल फॉर्मेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ जा रहा है तुम्हारे हीट एक्सचेंजर के ट्यूब्स या वाल्व्स पे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फॉलिंग बोल रहे हैं। और उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं फॉलिंग फैक्टर की, दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन यू डर्टी माइनस 1 अपॉन यू क्लीन बाय द एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ये तो हमारा फॉलिंग फैक्टर की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आप देखो जो हीट एक्सचेंजर होते हैं इसमें बेसिकली हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा मीन टेम्परेचर है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, या तो हम क्या करते हैं कि लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिस्टेंस LMTD यूज करते हैं या फिर AMTD यूज करते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट द मीन टेम्परेचर। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो भी हमारे पास एक कोई भी हीट एक्सचेंजर होगा, ठीक है, चाहे पैरेलल फ्लो होगा या चाहे हमारे पास काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हो, उनके लिए हम जो मीन टेम्परेचर है एक निकाल लेंगे और उसी मीन टेम्परेचर का यूज करेंगे हम लोग नेट हीट ट्रांसफर निकालने के लिए। ठीक है, तो नेट हीट ट्रांसफर निकालने के लिए जो हम लोग Q की वैल्यू लिखेंगे, दैट विल बी गिवन बाय UA थीटा m, वेयर थीटा m विल बी द मीन टेम्परेचर और लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर। ठीक है, सो अगर Q तुमसे पूछा जाए कि हीट एक्सचेंजर में Q कितना होगा, तो Q की जो वैल्यू है हीट एक्सचेंजर के लिए, दैट इज गिवन बाय UA थीटा m। ओके, वेयर थीटा m इज द मीन टेम्परेचर। सो दिस मीन टेम्परेचर थीटा m, you have to find out this mean temperature theta m. ठीक है, and for calculating this theta m we generally use the method which is known as logarithmic mean temperature difference. Okay, so for the parallel flow heat exchanger and for the counter flow heat exchanger the value of this theta m is different. ठीक है, दोनों के लिए अलग। सर इसके तो सर न्यूमेरिकल में यूज होता हाँ, है ये लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। ठीक है, ज्यादातर केस में न्यूमेरिकल में यूज होता है। इसका डेरिवेशन भी आता है कि किस तरीके से निकालते हैं। जैसे तुमसे पूछ देगा कि जो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है या जो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है उसके लिए इसकी वैल्यू बताओ कि थीटा एम की वैल्यू क्या होगी, निकालो, मतलब डिराइव करो थीटा एम की वैल्यू। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निकाल सकते हैं हम। पहले तो हम ये देख लेते हैं LMTD होता क्या है। ठीक है, देखो, ड्यूरिंग द हीट एक्सचेंज बिटवीन टू फ्लूइड, दो फ्लूइड के बीच जब हीट एक्सचेंज होता है, द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, जैसे जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो में बढ़ते हो कोई भी जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि हॉट फ्लूइड है तो अगर तो उसका वो ठंडा होता रहेगा, और अगर वो कोल्ड फ्लूइड है तो वो गर्म होता रहेगा। सो कंसिक्वेंटली देयर अकर अ चेंज इन द थर्मल हेड काउजिंग द फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो इसीलिए जो डेल्टा टी है, देखो डेल्टा टी क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, डेल्टा टी कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों नहीं कांस्टेंट रहता है? क्योंकि हॉट फ्लूइड है और कोल्ड फ्लूइड है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये TH और TC भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए डेल्टा टी तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है। तो जब डेल्टा टी कांस्टेंट नहीं है तो Q को, अगर डेल्टा टी कांस्टेंट होता तो Q सीधा निकाल लेते। Q कैसे करते? डेल्टा टी अपॉन क्या लिख देते, समेशन ऑफ 1 अपॉन सॉरी समेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। जस्ट 1 मिनट। ठीक है,
सो जैसा मैंने बताया तुम लोगों को, जैसा मैंने बताया तुम लोगों को कि जो TH है और TC है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि Q की वैल्यू क्या होती है, तो Q की वैल्यू तुम लिखते हो डेल्टा T अपॉन समेशन ऑफ RT, ठीक है। लेकिन जब ये डेल्टा T क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब की बात होती है, ठीक है। लेकिन जब कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड हमारे फ्लो करते हैं तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। हॉट फ्लूइड तुम्हारा कोल्ड होता रहता है, कोल्ड फ्लूइड हॉट होता रहता है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा T है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए Q को डायरेक्टली इस तरीके से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो Q को कैसे निकालते हैं, UA इंटू थीटा M, जो Q होता है ये हम निकालते हैं UA इंटू थीटा M से। तो ये थीटा M हमें चाहिए होता है किसी भी केस में, कोई भी हीट एक्सचेंजर हो तो ये वैल्यू चाहिए होती है हमें थीटा M, ठीक है, मीन टेम्परेचर। और ये मीन टेम्परेचर निकालने के लिए जो मेथड यूज होता है वो हमारा कहलाता है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इसको निकालते हैं लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस से, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे और क्यों निकालेंगे इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके, सो ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा तुम लोग को LMTD क्या होता है, क्यों यूज करते हैं LMTD को, और LMTD को हम लोग कैसे यूज करेंगे टू फाइंड आउट द मीन टेम्परेचर, ठीक है। सो यू कैन